नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, आनंद जी, जो वनवासी कल्याण आश्रम से हैं। आनंद जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राम राम। राम, राम। तो आनंद जी, अभी महाकुंभ में आप आए हो और आपका क्या लक्ष्य है? आप कुंभ में इस वक़्त उपस्थित हो? किस लक्ष्य के साथ, किस बदलाव के साथ आप आए हैं यहाँ? वास्तव में उत्तर प्रदेश का जो परिवेश है, उसमें वनवासी, गिरिवासी, जनजाति, आदिवासी भिन्न-भिन्न नामों से जिस समाज को हम जानते हैं, जो प्रायः वनों में, पठारों में, गिरकंदराओं में, नदियों के किनारे और प्रदेश और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करता है, उसके लिए हम सारे लोग काम कर रहे हैं। जी, पूरे देश में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के नाम से तथा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग संस्थाएँ रजिस्टर्ड करा के, जैसे उत्तर प्रदेश में सेवा समर्पण संस्थान के नाम से हमारा काम चल रहा है। यहाँ हम लोगों ने 13 जिलों को जनजाति जिला चिन्हित किया है। जी, इसमें सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर, चंदौली, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर, झांसी और उधर तराई के 5 जिले महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर। यहाँ प्रायः जनजाति समाज के लोग रहते हैं। जी, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और उसके साथ-साथ उनकी धर्म, संस्कृति, परंपरा वो बची रहे और उसको शेष समाज में स्थान प्राप्त हो। जी, इसके लिए हमारी संस्थाएँ काम कर रही है। जी, जी, आनंद जी। इस कुंभ में जो आपका प्रश्न था लाने के पीछे कि आज पूरे देश में जो अगली जनगणना होने वाली है, उसके 2-3 साल पहले से ही पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों में जहाँ ये जनजाति समाज रहता है, कुछ राज्यों में उसको जनजाति का दर्जा प्राप्त है, कुछ राज्यों में उसको जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं है। लेकिन हम सबको लेकर लगभग 788 प्रकार की जातियाँ, उपजातियाँ हैं, जिसमें अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के नाम से काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 18 प्रकार की जातियाँ हैं, जी, जिनको हम जनजाति मान के काम कर रहे हैं। उनके बीच में इधर 10 वर्षों से एक बड़ी तेज़ी से भ्रम फैल रहा है कि जनजाति अलग है, आदिवासी अलग है, शेष समाज बाहर से आया, आदिवासी ही हम मूल है। जैसे अंग्रेज आए, जी, जैसे मुगल आए, जैसे अन्य आए, वैसे ही शेष समाज भी आया। केवल भारत का जो मुख्य है वो आदिवासी है। ये भ्रम फैलाने का प्रयास जो देश विरोधी ताकतें हैं ताकि शेष समाज को तोड़ के उनको अलग कर सकें, मतलब ये प्रचारित कर रही हैं। जी, और अगला जो 24 में तो नहीं हो पाए, 25 में जो सेंसेक्स होगा, उसमें अलग धर्म कोड की माँग करना कि हम अलग हैं, शेष अलग हैं। इस उद्देश्य को लेके वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जी, हम लंबे समय से 1952 से देश में और उत्तर प्रदेश में 1978 से काम कर रहे हैं। तो ये विषय गाँव-गाँव जाने पे ध्यान में आता है। ये महाकुंभ जो है, एकात्मता का एक अवसर है कि जी, पूरी दुनिया को अनुभूति हो कि चाहे वो जिसको मानता है, हुँ, लेकिन हम सब एक हैं। तरीके हमारे अलग-अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक है और एक ही प्रकार की पद्धति से सब लोग चल नहीं सकते। जी, यहाँ आने पर देश भर से लोग आ रहे हैं, दुनिया भर से आ रहे हैं, तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं कि आप कौन हैं। एक उद्देश्य है कि स्नान करना है। स्नान करना है। तो चाहे जिसको मानता हो स्नान तो उसको करना ही है। जी, इसके अलावा दुनिया भर में जितने प्रकार की पद्धतियाँ चल रही हैं संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए, सबका संगम भी है। सब प्रकार के लोग आए हैं, अपनी-अपनी संस्कृति, अपनी-अपनी पूजा पद्धति, अपनी-अपनी मान्यताओं को लेकर के, लेकिन सब गंगा जी के प्रति सबकी श्रद्धा है। जी, तो उसकी अनुभूति इस जनजाति समाज को भी हो, क्योंकि इनके देवता गाँव में ही रहते हैं। हुँ, घर में इनके कुल देवता, ज़्यादातर जनजाति समाज अपने पुरखों की पूजा करता है जी, और उसके देवता का आवाहन करता है तो देवता उसके शरीर में ही आ जाता है। हुँ, इसलिए उन्होंने जंगल में मंदिर नहीं बनाए। जी, स्थान की पूजा करते हैं कि ये ग्राम देवता है, ये हमारे डीह देवता हैं, ये सरना देवी हैं। अलग-अलग वृक्षों के बीच में वो अपने देवता को देखते हैं। नदियों में अपने देवता को देखते हैं, पहाड़ों में देखते हैं। धरती की पूजा सभी प्रकार की जनजाति समाज में धरती की पूजा होती है। जी, यानी कुल मिला के प्रकृति पूजा का वहाँ और ये हमारा महाकुंभ तो प्रकृति पूजा का ही, इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में कोई है नहीं। जी, आनंद जी, जी, और शेष सब समाज इसको मानता है, क्योंकि कुंभ का निमंत्रण तो सरकार ने कुछ लोगों को दिया होगा,
लेकिन ये अनादिकाल से कब से कुंभ शुरू है इसकी गणना नहीं है। पूरा देश आता है और अपनी अपनी आस्थाओं का एक प्रचार प्रसार का सेंटर भी है, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है जिसको कल्पवास कहते हैं, और एक ऊर्जा लेके वो जाता है, अपने अपने काम में लगता है। तो ये 12-13 करोड़ के समाज के प्रतिनिधियों को भी ये ध्यान में आए कि शेष समाज हमारा है, हम केवल 12-13 करोड़ अलग नहीं है, और हम जिसको मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, धरती को मानते हैं, जल को मानते हैं, जंगल को मानते हैं, वही तो यहाँ सब लोग मानते हैं। बिल्कुल कोई भी समाज ऐसा नहीं है कि अलग है। अलग है। खान पान हमारा अलग हो सकता है, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन आस्था का तो जो स्रोत है एक ही है, बिल्कुल चाहे वो शेष समाज हो चाहे हम हो। बिल्कुल। तो उसकी अनुभूति से एकात्मता की उनको हो, इसलिए हम लगभग इसमें से 7,500 युवा, लगभग 300 उनके परंपरागत पुजारी साधु संत, हर जनजाति की श्रद्धा प्रकटीकरण की उनकी नृत्य टोली रहती, बिना नृत्य की कोई पूजा उनकी नहीं, जन्म से मृत्यु तक के संस्कार नृत्य के साथ ही पूर्ण होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आनंद तो जी आपने ऐसी नृत्य टोलियां और कुछ जनजाति समाज में स्थापित लोग जो देश समाज में बड़े नाम हैं उनको भी आग्रह करके बुलाया है। जी ये 6 से लेकर 9 तक हमारा कार्यक्रम है, और संत समागम को लेंगे तो 10 तक। जी तो 6 से 10 तक ये लगभग कुल मिला के 15,000 संख्या में लोगों को बुला रहा है, जी ताकि ये 15,000 लोग 5 दिन रह करके अनुभूत करें कि जो उनके बीच में फैलाया जा रहा है भ्रम कि हम ही अलग हैं, हम मूल हैं, शेष बाहरी हैं, हम ही असली हैं, शेष नकली हैं, और हम अलग हैं, शेष अलग हैं। तो उनको अद्भुत है कि नहीं, कुछ भी अलग नहीं है, ये सब एक है। सब एक है। ये एक आत्मता का अनुभूति लेके जाए, ताकि जो भारत में विभाजनकारी शक्तियां हैं, जो अलग अलग जातियों को, अलग अलग संप्रदायों को, अलग अलग भाषाओं के नाम पे, अलग अलग क्षेत्र के नाम पे और अलग अलग तरीके से बांटने का काम कर रही हैं, हम सब एक हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो हमारी कल्पना है, सबका समान आदर है। बिल्कुल। इसीलिए हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता एक साथ रहते हैं। जी जी हम पूजा करने जाते हैं, जितने चित्र हैं सब जगह फूल चढ़ाते हैं। जी जी जी। वो जनजाति समाज भी करता है, शेष समाज भी करता है। किसी के धार्मिक स्थल पे जाने में हमारा आस्था से सिर झुक जाता है, वो चाहे किसी का, हम थोड़े कहते हैं कि हमारे बगल में दूसरे का नहीं रहे। इस एकात्मता की अनुभूति के लिए हम ये 15,000 उनके प्रतिनिधियों को ला रहे हैं जी और वो अनुभूति लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये आनंद जी आपका ये जो लक्ष्य है, जो जिस लक्ष्य के साथ आप आए हैं कुंभ में, बहुत ही अच्छा लक्ष्य है। और जैसे कि आपने बताया कि सब एक समान है। अभी देख सकते हैं कि विदेश से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, ब्रिटिश जी लोग आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो जब वो लोग आ रहे हैं और हमारे देशवासी भी आ रहे हैं, तो सब एक ही हुए हैं ना। तो कोई अलग नहीं है, सब एक ही है, एक समान है। और जैसे आपने बताया कि आप आदिवासी लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी सेवा है आपकी तरफ से और आपके संस्था की तरफ तरफ से। हम आपसे जानना चाहेंगे आनंद जी कि आपको, आपके अंदर क्या ये प्रेरणा आई कि आपने ये सेवा करने के लिए आपने सोचा? किस प्रेरणा से आपने इस चीज़ की तरफ बढ़े आप? वास्तव में पढ़ाई यहाँ प्रयाग विश्वविद्यालय से ही कर रहा था, जी। तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। फिर बाद में थोड़े दिन वहां मैंने काम किया संघ के कार्यकर्ता के नाते। लेकिन मैं जिस जिले का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा वनवासी आदिवासी बाहुल्य जिला है, तो मुझे ध्यान में आया कि सेवा के काम करने चाहिए। बिल्कुल। तो प्रेरणा तो संघ से मिली। फिर मैं कल्याण आश्रम से जुड़ा, जो देश भर में जनजातियों के लिए काम कर रहा है। कल्याण आश्रम से जुड़ करके ये लगा कि इंडिविजुअल में अकेले अगर काम करूंगा तो थोड़ी मात्रा में कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान आता है कि जब हम पैदा हुए, थोड़े जानकार हुए, तो 25 किलोमीटर की एरिया में मेरे पिताजी अकेले अध्यापक थे और 7-8 गांव के बच्चे रात में आते थे पढ़ने के लिए हमारे घर में। तो 20-25 बच्चे वो पढ़ते हम बचपन से ही देखा। और फीस में केवल था कि हर बच्चा एक दिन जो है, उस समय तो लाइट थी नहीं, तो डिबरी होती थी, सीसी को छेद करके उसमें बत्ती लगा देते थे, उसको जला करके बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते थे। जी। हम बचपन में तो स्लेट, बहुत बाद में 3 में गया तो स्लेट आई, कापी आई, नहीं तो हम लोग काठ की पटरी बना करके एक वो कुल्हड़ में चूना और एक में कालिख, और वो सरपत एक आती थी तो उसको कूच करके हम लोग उसकी कलम बनाते थे।
तो कालिख से उस पटरी को पोतते थे, फिर चूने से उस पे लिखते थे। यहाँ से शुरुआत हुई और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वो पटरी से शुरू की गई पढ़ाई लैपटॉप तक आ गई, जी यहाँ तक आई। जी तो एक छोटा गुरुकुल हमारे घर में चलता ही था। तो मुझे ध्यान में आता कि पिताजी हमारे 20, 25, 30 बच्चों को पढ़ा लेते थे। लेकिन लगा कि अगर इस संस्था के साथ जुड़ जाएंगे, संगठन के साथ जुड़ जाएंगे, तो भारी मात्रा ये संख्या बढ़ सकती है। उसका लाभ भी हुआ। कल्याण आश्रम से जुड़ा तो आज जैसे व्यक्तिगत में बहुत मेहनत करता, अकेले पढ़ाता, तो 20, 25, 50 इतना कर सकता था। संस्था के माध्यम से हम हजारों बच्चों का कल्याण कर रहे हैं। देश भर में 300 आश्रम बना रखा है और उत्तर प्रदेश में 20 आश्रम बना रखा है। तो ऐसे बड़ी मात्रा में सेवा भी कर रहे हैं और उनसे आत्मीयता भी जुड़ रही है और शेष समाज के सहयोग से हम ये काम कर रहे हैं। तो उन्हें हमारे जितने बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के जा रहे हैं कि अगर शेष समाज अलग होता तो हमारी चिंता क्यों करता, क्योंकि सरकार जो काम कर रही है तो उसको कहते हैं कि नहीं, सरकार का तो काम है ही करना, हमारा अधिकार है सरकार से लेना। लेकिन जब समाज इस काम को करता है तो लगता है कि समाज अपना मानता है इसलिए करता है। तो हम अपनों के लिए अपनों के सहयोग से काम कर रहे हैं, इसका भी बड़ा लाभ मिल रहा है। तो प्रेरणा वहां से मिली, लेकिन कम जनजातीय क्षेत्र में चूंकि वहां का रहने के कारण मन में तो था ही आसपास जब देखते थे हम लोग की। दूसरा, जनजातीय समाज को चुनने के पीछे था कि साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम आज भी है उनके अंदर। तो ये था कि जिस समाज में सबसे कम साक्षरता होगी हम उसके लिए काम करेंगे और सौभाग्य है कि हम उनके बीच के रहने वाले भी हैं। जी जी। तो भगवान ने अवसर हमको दिया, जी जी, तो इस काम में लगे हैं। जी जी। तो आनंद जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये जनजाति समाज और आदिवासी समाज, ये दोनों अलग हैं कि एक ही हैं ये? ये दोनों समाज एक ही है। वास्तव में हमारे यहाँ जो बंटवारा था समाज जीवन का प्राचीन व्यवस्था में, नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, जो वन क्षेत्र में रहता है वनवासी वास करता है, निवास करता है। वनवासी। गांव की जो कल्पना थी, जैसे वन क्षेत्र में गांव की अलग प्रकार की कल्पना, एक घर यहाँ 1 किलोमीटर दूर है, एक 500 मीटर दूर है, समूह में लोग नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। गांव की जो कल्पना है 400 घर 500 घर मिला करके एक जगह ही घर बनाते हैं और खेती थोड़ा दूर रहती है, अगल बगल रहती है। और नगर भी बड़ा समूह रहता है, गांव से भी बड़ा समूह एक नगर, 1000 घरों का, 10,000 घरों का, 20,000 घरों का। तो प्राचीन रचना भी हमारी थी नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी। बाद में दुनिया भर के आक्रमण भी, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार के इस देश पे हुए, सामरिक आक्रमण हुए, तो व्यवस्था हमारी छिन्न भिन्न हुई। बाद में जो शब्द आया कि देश का जब बंटवारा, वो समय की जब तक अलग अलग हम नहीं करेंगे तब तक बांट नहीं सकते, तो अलग अलग प्रकार के लोगों ने प्रयोग किया जिनकी उस समय सत्ता थी। तो अंग्रेजों के समय आदिवासी शब्द आया जी। पहली बार ये 1900 से लेके 1940 के बीच में शब्द का प्रयोग हुआ और अलग अलग लोगों को प्रोजेक्ट किया गया कि बोलो कि आदिवासी माने हम ही आदि हैं, से सब बाहरी हैं। तो फिर अंग्रेजों का बाहर का होना क्षम्य हो जाएगा कि भाई ये भी आए तो आपने, ये आपके लिए अपने हो गए, ये आए तो अपने हो गए, ये आए अपने हो गए, तो हम ही क्यों बाहरी। अपने को स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रयोग किया और जो सबसे कमजोर वर्ग था उसको कहा कि नहीं, तुम ही आदि हो, शेष अलग है जी। तो जनजाति शब्द संविधान बना तब आया, उन्होंने बांटा कि भाई 4 कैटेगरी में, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बंटवारे के हिसाब से कि जो जिसका विकास सबसे आगे है उसको कहा जनरल रहेंगे, उनसे पीछे है तो ये बैकवर्ड में डाला, उनसे पीछे है तो शेड्यूल कास्ट में डाला और सबसे पीछे है तो शेड्यूल ट्राइब में डाला। तो जो जनजाति शब्द है भारत के संविधान ने दिया। उसके पहले तो हमारे यहाँ कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसा तो कुछ नहीं था, अलग अलग सोसाइटियां थी। लेकिन सामाजिक बंटवारा जब जो मेरा अध्ययन है उसमें है कि नगरवासी का शब्द भी आया है, चाहे पुराणों में लोग देखेंगे, उपनिषदों में देखेंगे या पुराने हमारे जो विज्ञान के आधार के शास्त्र हैं, तो वनवासी, नगरवासी, ग्रामवासी शब्द आया जी जी। इसलिए हम वनवासी शब्द मान के काम कर रहे हैं। लेकिन समाज में जो प्रचलित शब्द हैं वो जनजाति शब्द है, आदिवासी शब्द है, कहीं कहीं आदिम जाति भी बोलते हैं। तो हम सबको लेके चलते हैं, जो जिसको मानता है वो ठीक है जी जी। बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी। तो आनंद जी, हम आपसे और जानना चाहेंगे कि गांव-गांव में, पूरे देश में ये आपकी सेवा चल रही है? हाँ, पूरे देश में सभी 29 प्रांतों में। जी जी। तो किस प्रकार से आप सेवा दे रहे हैं, क्योंकि गांव में जो फैसिलिटीज होती हैं वो नहीं रहती हैं वहाँ पर, तो किस प्रकार से आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि कैसे आपकी सेवा चल रही है वहाँ पर? हमने पहले शिक्षा को चुना, शिक्षा को, हाँ, कि वहाँ तक बच्चों की के लिए जो शिक्षा है वो अच्छी तरह से हो जाए जी जी। उसके लिए हम लोगों ने हॉस्टल बनाए हैं, स्थान जी जी।
हॉस्टल नगरों में बनाया है, हम्म। क्योंकि हम अपना काम समाज के सहयोग से करते हैं। तो संसाधन नगरों में टीम बनाया है, वो टीम के लोग मिल करके उस हॉस्टल को चलाते हैं। जहाँ बड़ा वनवासी क्षेत्र है, वहाँ वन क्षेत्रों में विद्यालय भी बनाए हैं, जी कहीं कहीं चिकित्सालय भी बनाया है। जी ज्यादातर चिकित्सालय हमारा मोबाइल सेवा की तरह चलता है। जी हम जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे बनारस यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है, यहाँ प्रयाग में स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज है, तो ज्यादातर चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है वो हमें सहयोग कर रहे हैं। वहाँ से डॉक्टर्स आते हैं, दवाई इकट्ठा करके आते हैं, हम लोगों को इकट्ठा करके रखते हैं, वो जाके प्रॉपरली जांच करते हैं, और बहुत कठिन विषय रहता है तो अपने यहाँ बुला करके वो उनका इलाज वो करते हैं, जी बिल्कुल उपचार भी करते हैं। जी तो चिकित्सा का काम है। उसके साथ साथ उनकी भाषा बची रहे, क्योंकि तमाम जनजातियों की भाषा लुप्त होती जा रही है। जी जी उसकी कोई लिपि नहीं है, व्यवहार में है लेकिन कोई लिपि नहीं है जी अभी तक। जैसे कोरवा है, कोरवा की भाषा लुप्त हो रही है उत्तर प्रदेश में, वो थोड़ी संख्या में है भी, तो उस पर हम काम कर रहे हैं लिखने पढ़ने का। इसके साथ साथ घसिया है, उसकी भी भाषा है, वो भी लुप्त हो रही है, उनकी बहुत थोड़ी संख्या है। जी ओरांव है, तो अन्य प्रांतों में तो उनकी भारी संख्या है, उत्तर प्रदेश में बहुत कम संख्या है। वो भी भाषा यहाँ उनको संकोच लगता है बाहर के समाज के साथ बोलने में, क्योंकि शेष सब तो हिंदी भाषी लोग हैं, जी तो आपस में तो वो बोलते हैं लेकिन बाहर वो संकोच करते हैं। तो हम उनको ये बताने का प्रयास करते हैं कि आपका जो है वही श्रेष्ठ है। जी आपकी जो परंपरा है, जो मान्यता है, जो भाषा है, आपकी जो पूर्वज हैं, तो इसको लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि जी उनके अंदर से वो हीन भावना खत्म हो कि हमारा इनका श्रेष्ठ है, हमारा श्रेष्ठ नहीं। जी जिसका जो है वही श्रेष्ठ है। भारत की तो यही मान्यता है कि सबको हमने स्थान दिया है, सबको मान्यता दी है। जी। तो आनंद जी, आप यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ के कैंप में आए, आपने सब देखा यहाँ का कैंपस, कैसा लगा आपको और कैसा अनुभव रहा? ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो यहाँ तो घुसते ही जंगल का हमको परिदृश्य दिखाई दिया, जी, जी। और जंगल के लोगों के लिए हम काम करते हैं, जी, तो हमारे लिए बड़ा सुखद, क्योंकि काफी हम कैंपों में गए, यहाँ अलग अलग कैंप चल रहे हैं, जी, लेकिन ये परिदृश्य दिखाने का प्रयत्न नहीं हुआ। जी, तो ये परिदृश्य देखने के बाद बहुत चीजें ध्यान में आई कि तरीके भले अलग हैं, लेकिन एक ही उद्देश्य को लेके, जैसे हम चाहते हैं कि जो पिछड़े हैं, जो सबसे पीछे रह गए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में, वो शेष समाज की बराबरी करके देश के विकास में योगदान दें। जी, तो हमारे उद्देश्य के अनुरूप ही मुझे लगा कि ब्रह्मा कुमारी जी का भी जो काम है, तो पहले घुसते वो जंगल का परिदृश्य दिखाई दिया, और जंगल के पात्रों के हिसाब से ही बड़ी से बड़ी बातों को दिखाने का प्रयत्न किया गया है, जी, और बहुत से बड़ी कठिनाई और समस्या के समाधान का चित्रण भी यहाँ ये जो प्रदर्शनी लगी है उसमें दिखाई दिया। जी, इसका उपयोग हम अपने यहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ। जी आनंद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप का क्या संदेश है? आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी जो देश में कई प्रकार की विसंगतियां हैं, जिसके कारण सबको कुंभ आना पड़ता है, और सबकी यही मान्यता है कि यहाँ आकर के करोड़ों की संख्या में लोग आकर के एक अच्छा संदेश लेके आत्मा लोग जाएं, ऐसा हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था बनाई है। यहाँ आके हम सबको भी इसकी अनुभूति हो रही है। हम चूंकि वनवासी क्षेत्र में वनवासी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ आने के बाद जो दिखाई दिया कि वनवासी क्षेत्र का ही चित्रण करके ब्रह्मा कुमारी द्वारा भी इस तरह का पूरे देश में, दुनिया में संदेश दिया जा रहा है कि हम सब एक हैं, जी, और हम सब एक हैं, तो हम सब एक रहें, इसके लिए हम सबको काम भी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। एकात्मता का भाव लेकर ये जनजाति समाज अपने क्षेत्रों में जाए, ताकि अलगाव की भावना वहाँ खत्म हो, और इसके लिए आगे भविष्य में अवसर मिला तो ब्रह्मा कुमारी जी के साथ मिल करके हम सब लोग काम करें। जी। मेरा यही संदेश रहेगा। आनंद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। राम राम। राम, राम। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, किस प्रकार आनंद जी आदिवासी समाज के लिए दिन-रात सेवा कर रहे हैं। गाँव-गाँव में जाकर उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करना, अच्छी चिकित्सा प्रदान करना, जिससे उनको भी समाज में समान दर्जा मिले। इसी सेवा में वो लगे हुए हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे और अगली बार फिर एक
स्पेशल गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।